वेलकम है मेरी YouTube फैमिली का एक बार फिर से आपके अपने A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ के वो क्वेश्चन लाया हूं जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला आपका स्टेटमेंट कह रहा है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, यानी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। देखिएगा एक एक स्टेटमेंट क्लियर करेंगे। इसमें आपका जो है सभी आ गया, इसी वजह से आपका ये जो स्टेटमेंट है ना ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। एक ऐसी संख्या भी है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दो एक ऐसी संख्या जो कि इवन है और इवन के साथ साथ प्राइम भी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला दोस्तों क्या है? देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, यानी एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए एक अंक वाली कौन सी संख्या है भाई? एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है, तो एक की तो बात ही नहीं करनी। 2, 3 आपका, फिर 5 और 7, फिर आता है 11, लेकिन ये डबल डिजिट में पहुंच जाएगा। कह रहा है केवल एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। एक अंक वाली कितनी अभाज्य संख्याएं? 4 है ना, तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला क्या कह रहा है दोस्तों? अगला आपसे कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। देयर आर इन्फिनिटली मैनी प्राइम नंबर्स। जी बिल्कुल सही है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ट्रू है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट क्लियर है। जैसे मैं कहूँ 2 के गुणनखंड करते हैं तो 1 और 2 हो जाता है, बस आपका 3 है तो 1 और 3 हो जाएगा। इसके अलावा कोई गुणनखंड इसका नहीं होगा। और यही आपकी प्राइम की डिफिनेशन भी होती है प्राइम नंबर की, कि अभाज्य संख्याओं के मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है और सी वाला भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा? तीसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन, जो सी और डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला लेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चन है इस वीडियो में। क्या है? रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। रिंकी हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबी, प्लेट ए एंड प्लेट बी एंड प्लेट सी। प्लेट ए ओनली 1 जलेबी, प्लेट बी ओनली 5 जलेबीज, प्लेट सी हैज 3 जलेबीज। She want to put equal number of jalebis in all the plates. Which of the following statement is true? यानी रिंकी के पास 3 थाली हैं ए बी सी, ठीक है। थाली ए में केवल 1 जलेबी है। ए में कितनी है? 1 जलेबी है। देखिएगा यहाँ से 1 जलेबी है। थाली बी में 5 जलेबी हैं। बी में कितनी है दोस्तों? 5 है। और सी में कितनी जलेबी हैं? 3 जलेबी हैं, ठीक है। वह तीनों थालियों में बराबर जलेबी रखना चाहती है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना। भैया इसमें से 2 जलेबी उठा लेना तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? 1 के बजाय 3 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और यहाँ कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। तो 3 3 3, देखिए यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। जो स्टेटमेंट ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है दोस्तों? इफ एलसीएम ऑफ 6 and 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इफ एक्स इज 12 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, यदि एक्स का मान 12 है तो वाई का मान क्या होगा? यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा भैया? 6 और 7 का 21 हो जाए, सॉरी कितना हो जाएगा? 6 और 7 का 42 हो जाएगा एलसीएम। अब कहता है कि एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है, आधा है ना, यानी एक्स वाई का लघुत्तम समापवर्त इसका दुगना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इतना समझिएगा। एक्स का मान क्या है? 12 है। एक्स का मान 12 है तो वाई का मान क्या हो सकता है दोस्तों? 12 7 84। तभी तो भाई इनका एलसीएम 84 होगा जब नंबर 12 और 7 होंगे। तो दूसरा नंबर कौन सा हो गया? 7 हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका जया पहली कक्षा में पढ़ती है। शिक्षक ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, ठीक है, मोमबत्ती और एक स्टील गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास उठाया। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया जो हैं।
वस्तुओं की ऊंचाई के आधार पर अलग किया, या बेलनाकार वस्तुएं हैं इसलिए अलग किया, या वस्तुओं के भार के आधार पर, या गोलाकार वस्तुएं इसके आधार पर। तो देखिएगा उसने क्या उठाया दोस्तों, घड़ी की बैटरी। हम जानते हैं घड़ी की बैटरी क्या होती है, जो सेल पड़ते हैं घड़ी में वो कैसे होते हैं दोस्तों, आपके सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। मोमबत्ती कैसी होती है, ये भी आपकी कैसी होती है, बेलनाकार। स्टील का गिलास, ये भी आपका बेलनाकार। तो किस आधार पे उसने अलग किए हैं, बेलनाकार वस्तुएं जो हैं उनको अलग कर दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर कांट हैव पेरीमीटर, यानी एक आयत जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है उसका परिमाप नहीं हो सकता है। क्या है, 24 वर्ग सेंटीमीटर एरिया है। अब देखिएगा एरिया 24 कैसे हो सकता है, या तो आप 24 और एक साइड लें, ठीक है, 24 लंबाई लें और चौड़ाई कितनी लें, ब्रीथ कितनी लें, एक लें, तभी तो भैया एरिया कितना 24 हो सकता है। या फिर आप 12 लंबाई ले लें और 2 चौड़ाई ले लें। LB होता है ना आयत का जो एरिया होता है वो L/B होता है। तो अगर लंबाई 12 ले ली तो चौड़ाई हमने कितनी ले ली, 2, तो आपका 24 एरिया हो सकता है। या आप 3 और क्या ले लें, 3 और 8 ले लें, 8 लंबाई 3 चौड़ाई, तो एरिया 24 हो सकता है, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा, या फिर हम 4 ले लें और 6 ले लें, ठीक है, तो आपका 24 एरिया हो सकता है। ये सारी कंडीशन आपकी बन सकती, लेकिन पूछ रहा है कि परिमाप नहीं हो सकता। अच्छा देखिएगा 24 और 1 अगर मैं साइड ले लूँ तो परिमाप क्या होता है, 2L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के डबल कर देना, ठीक है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे परिमाप। अगर मैंने साइड ले ली है 24 1, तो 24 में 1 जोड़िए 25 और परिमाप हो गया 50, पेरीमीटर 50 हो गया। अगर मैं 12 और 2 ले लूँ तो 14 हो गया और डबल करेंगे 28 पेरीमीटर। 8 3 ले लूँ तो 8 3 11 हो जाएगा और डबल करेंगे तो 22 पेरीमीटर। 6 और 4 ले लें अगर, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 4 लेंगे तो 10 दूनी 20, 6 4 जोड़ देंगे, डबल कर देंगे। तो पेरीमीटर क्या नहीं हो सकता है कह रहा है, तो इसमें से क्या नहीं होगा, 50 हो सकता है, 28 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 नहीं हो सकता है, ठीक है, 25 नहीं हो सकता पेरीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बतानी है। क्या है, सीरीज आपकी दी है 910, 821, 732, 643, ठीक है। अब देखेंगे अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, थोड़ा सा सीरीज देखेंगे दोस्तों। 9 के बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, तो उसके बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 1 2 फिर 3 और फिर 4 और उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। अब देखेंगे 0 1 2 3, लास्ट डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 5 5 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या जो है वो 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। द सेकेंड नंबर इन 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 49। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इन दीज नंबर, ठीक है। सम संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, दूसरी संख्या 49 है ना, तो पहली संख्या क्या रही होगी, 48 रही होगी भाई, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना, क्रमागत। और फिर अगला 50 होगा, फिर 51 और फिर आपका 52। ये कुछ संख्याएं आपकी हो जाएंगी। आप कह रहा इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याएं 48 हो गई, 50 हो गई और 52 हो गई, इनकी गुणा कर लीजिए। प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, 48 और 50 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48 पंचे आपका हो जाएगा कितना, 240, और ये 0 उतार देंगे। 52 से फिर से गुणा करेंगे तो आपका 1 2 4 8 00 आ जाएगा और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों धांसू क्वेश्चन लिए थे मैंने आपके लिए NCERT बेस्ड। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।